नमस्कार, जय श्री श्याम। देखो, अपना परसेंटेज का टॉपिक चल रहा है और परसेंटेज के टॉपिक में हमने सभी चीज़ें लगभग क्या कर ली हैं, पढ़ ली हैं। यदि फिर भी कोई किसी के टॉपिक में ऐसे प्रॉब्लम हो कि विशेषकर इस टॉपिक में प्रॉब्लम है परसेंटेज के, जैसे अलग अलग से हमने कमीशन पढ़ा है, ठीक है, बचत वाले पढ़े हैं, हम जो भी टॉपिक अलग अलग से पढ़े हैं, यदि किसी बच्चे के किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, वो कहे कि भी इस पर एक क्लास और होनी चाहिए, तो आप बता देना। और कोई एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन होंगे या एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। आज मैं मिसलेनियस क्वेश्चन ले रहा हूँ, मिले जुले क्वेश्चन, यानी वो किसी भी टॉपिक से हो सकते हैं। और साथ ही साथ में कोई मतलब जैसे CDS में आया हुआ क्वेश्चन है या कैट में आया हुआ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन थोड़े से अच्छे क्वेश्चन ले रहा हूँ, या फिर कोई SSC CGL या CPO में कोई क्वेश्चन आया हुआ है वही, ठीक है। तो आज मैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ। कल की क्लास का मेरा जो प्लान है वो ये है कि 2017 CGL का जो मेंस का जो पेपर हुआ था, 2017 CGL मेंस का जो पेपर हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना, वो क्वेश्चन करवाने का प्लान है। और आपको पता होना चाहिए कि CGL मेंस 2017 को सभी स्टूडेंट जो CGL की तैयारी करते हैं वो हार्ड मानते हैं, सबसे हार्ड पेपर, आज तक के इतिहास का सबसे हार्ड पेपर मान रहे हैं, ठीक है ना। तो क्यों ना हम वही करके देखें और वो आपको पता भी चले कि CGL मेंस की मैं तैयारी कर रहा हूँ और सबसे आज तक का सबसे हार्ड पेपर है, तो देखें तो सही उसमें कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। और अब आगे जो प्लान यही होगा, यदि कोई टॉपिक पढ़ाएं तो उसमें जो CGL मेंस में या 2017 को यदि हार्ड मानते हो तो 2017 को, हालांकि मेरी तो इच्छा ये है कि 2017 का मेंस में जो क्वेश्चन आए, SSC मेंस की बात कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन आए वो, फिर 18 में जो क्वेश्चन आए वो, 19 में जो क्वेश्चन आए वो, जो ये पीछे के जैसे 3 साल के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना, वो सभी क्वेश्चन ले लें हम, क्योंकि 18-19 ये कवर हो जाएं, पीछे के 3 साल के 4 साल के जो पेपर होते हैं ये कवर हो जाएं, तो बस ठीक है, आपको पता भी चल जाए कि इस टाइप के मेंस में क्वेश्चन आते हैं। यानी बात करें प्री की तो आप एक सीरीज अपनी चली रही है, वहाँ देख ही रहे हो क्वेश्चन कुछ नए के बराबर होते हैं, ठीक है ना। और अब रही बात मेंस की, तो मेंस का भी तो आपको पता चले कि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे बाउंडर बनाए रहते हैं, ये है वो है। मैं एक ही बात कहता हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो। ऐसे नहीं कोई किसी ने क्वेश्चन दे दिया आपके आगे रख दिया और वो उसके आप पीछे लगे हुए हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो, कोई मतलब नहीं निकलता है। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चनों का आपको पता चलना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और SSC CGLs के जैसे मतलब पीछे के 3 साल के 4 साल के आप पेपर कवर करते हो, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट क्या मिलेंगे, 5% 7% क्वेश्चन अपडेट मिल जाएंगे। 100 क्वेश्चन में से यदि 5 क्वेश्चन अपडेट होके आ भी गए तो 95 क्वेश्चन तो आपके हाथ में हैं, और 95 क्वेश्चन तो का तो लेवल वही रहना है। ऐसे नहीं होते हैं कि 100 के 100 क्वेश्चन है वो अपडेटिंग होके आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और अब रीट की भी 26 तारीख डिसाइड हो चुकी है, सितंबर, तो मैं सोच रहा हूँ कि रीट के लिए भी अलग से क्लासें स्टार्ट कर दी जाएं, लेवल 1 और 2 के लिए। और उसमें मैं कोई प्लान बना रहा हूँ, वो मैं आपको 1 दिन 2 दिन बाद में डिसाइड कर दूंगा कि रीट के लिए जो अलग से कैसे पढ़ाएंगे वो उस हिसाब से। और वही वेट कर रहे हैं, यदि ग्रुप डी का भी थोड़ा सा हमें आइडिया और लग जाए कि एग्ज़ाम तब तक हो रही है। हालांकि मेरे हिसाब से ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो अगस्त में स्टार्ट हो जाना चाहिए, अगस्त में हो जाना चाहिए। फिर भी देख रहे हैं कि 1 दिन 2 दिन और वेट कर लेते हैं, क्या पता डेट ही आ जाए सामने। चलो देखते हैं आज का जो क्वेश्चन है वो। पहला क्वेश्चन देखिए आज का क्या है। पहले और तीसरे वर्ष के दौरान किसी व्यक्ति की आय x% की वृद्धि होती है, लेकिन द्वितीय और चतुर्थ वर्ष में x और x/2% की कमी होती है। यदि 4 वर्षों में कुल आय 3340.8 रुपये घट जाती है, तब व्यक्ति की प्रारंभिक आय का पता लगाएं। यदि पहले 2 साल के दौरान कुल वेतन 36% कम हो जाता है, कुल वेतन 36% कम हो जाता है। देखिए ये आपके पास में पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल और चौथी साल होता क्या है। पहली साल x% की वृद्धि होती है, अगली साल तीसरी साल भी x/2% की वृद्धि होती है, दूसरे साल x% की क्या होती है, कमी, यानी यहाँ पर वृद्धि, यहाँ कमी, और चौथे साल x/2% की क्या कमी होती है। इस प्रकार से रहा है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि 4 साल में टोटल जो कमी है वो इतनी है, ठीक है।
अब बात आगे क्या कहता है, देखिए कि पहले 2 साल में इतनी कमी आई, पहले 2 साल में, तो पहले 2 साल तो ये, तो यहां से देखते ही आपका क्वेश्चन बन जाना चाहिए कि ये एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया और फिर प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, यानी आपके पास में कितनी कमी हो गई, एक्स स्क्वायर बटे कितने की, 100 की। इसके बराबर कितना चल रहा है, 36%। तो ये भी परसेंट में उत्तर आता है, ये भी परसेंट में, परसेंट हट जाएगा, तो एक्स बराबर आपके पास में उत्तर हो जाना चाहिए कितना, 60, क्योंकि ये इधर चले जाएंगे, 36 का वर्गमूल 6, 100 का कितना 10, यानी कितना आ जाएगा 60। अब x की वैल्यू, यानी ये क्वेश्चन बड़े होने से नहीं होता है, ये कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन बड़ा हो गया तो क्वेश्चन हम नहीं कर सकते। लैंग्वेज को यदि पकड़ गए क्वेश्चन की तो दिक्कतें नहीं होती है, थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी हो। यहां से ही पता चल गया, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं कि एक वृद्धि होती है एक कमी होती है, तो फिर ये तो कैंसिल हो जाता है। ए बी फॉर्मूले से मैंने बार बार बताया था, इस प्रकार के जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उन्हें तोड़ने में बड़ा काम आता है, वो ये कैंसिल हो जाता है। तो अब आपके पास में क्या बचा, एक्स स्क्वायर बटे 100 बराबर कितना, 36, एक्स बराबर कितना आ गया, 60। तो एक्स की वैल्यू यदि 60 है तो यहां से आपके समझ में आ जाना चाहिए, पहले 60% की वृद्धि हुई, फिर 60% की कमी हुई, फिर 30% की वृद्धि हुई, फिर 30% की कमी हुई, ऐसा कुछ रहा। क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ 60 है तो 2 का भाग देंगे तो 30 हो जाएंगे, फिर 30 हो जाएंगे। ये क्वेश्चन रहा है आपका टोटल पूरी 4 साल का, बस क्वेश्चन सोल्व। इसकी फ्रैक्शन आप जानते हैं 3/5 होती है, और इसकी फ्रैक्शन जानते हैं 3/10 होती है। कर लीजिए क्वेश्चन। पहले 5 थी पहली साल में मैं देखूं तो 5 थी, यानी पहली साल 5 थी, 5 से वृद्धि हुई कितनी हो गई, 8। सेकंड साल में 5 थी स्टार्टिंग में, लेकिन क्या हो गई, कमी हो गई तो 2 बची। तीसरी साल में कितनी थी, 10, क्या हुई वृद्धि तो 13 हो गई। और चौथी साल में क्या थी, 10, और क्या हो गई, कमी 3 की, यानी कितने, 7। ये आप अच्छी तरह से टॉपिक पढ़ चुके हैं, मैंने पहले ही बताया था इसके। और यहाँ से आगे तो मैंने बताए हुए हैं, जो सक्सेसिव चेंज होते हैं उनके मैंने 5 मेथड बताए थे, कहीं से क्वेश्चन सोल्व कर लो साहब। ये कितने आ गए, 5, ये कितने 4, ये कितने 5 कट गए, ये कितना आ गया उत्तर आपका 625, ये 13 7 91, यानी 4 और 9 कितने, 364, क्या 364, यानी पहले 625 थी तो अब 364, यानी कमी हो गई। क्या हो गई, कमी कितने की, 1 की, फिर कितने 6, फिर कितने 2, 261 की। रियल में कितनी कमी हुई, रियल में इतनी कमी हो गई, तो ये 3340 पॉइंट कितना 8, इसकी इनडायरेक्ट वैल्यू आपको मिल गई 261, ये कमी हो गई। पूछा क्या क्वेश्चन में, प्रारंभिक आय का पता लगाएं, प्रारंभिक आय ये थी, इंटू कितने 625 पॉइंट हटाओ, कितने किया 10, काट लो, कट जाएंगे। काटोगे तो कितनी बार से कट रहा है बताओ, एक बार से 334 में से 261 घटाएं, ये कितने 3, ये कितने 7, 73। आगे कितना 0, कितनी बार जाएगा, 2 बार, यानी 11 22 522, ये कितने हो गए 8, और ये कितना हो गया 0, और ये कितने 2, ठीक है, उतारेंगे कितने 8, यानी 2088। तो यहाँ से कितनी बार चला जाएगा, 8 8 से 48, 8 बार चला जाएगा, ठीक है। काट दें 2 से तो ये कितने हो गए 5, ये कितने हो गए 64, फिर काट दें, ये कितना आ गया 125। अब 125 को गुणा करना है किससे, 64 से। अब यदि आपको 3/3 मल्टीप्लाई आता है तो उससे कर लो, 3/3 आता है तो उससे करो, और नहीं तो आप जैसे जैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसी हिसाब से कर लें। ये देखो क्या हो गया 0, ये भी क्या हो गया 0, ये भी क्या आ गया 0, और ये कितना हो गया 8। आंसर कितना आया बताओ, 8000, कितना 8000। इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। क्वेश्चन बड़ा जरूर था, लेकिन यदि आपने लैंग्वेज क्वेश्चन की पकड़ी तो फटाफट में क्वेश्चन को क्या कर जाएंगे, सोल्व कर जाएंगे। ओके, मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 2015 में एक शहर की जनसंख्या 1.5 लाख थी, जो कि 2016 और 17 में क्रम से 25% और 20% बढ़ गई, ठीक है। वर्ष 2018 में कुछ प्रतिशत की कमी आई, फिर 2019 में 33 से 1/3% की क्या हुई, वृद्धि हुई। वर्ष 2019 के अंत में शहर की जनसंख्या 1.8 लाख थी, 8 लाख हो तो 2018 में कितने प्रतिशत की कमी आई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
बीच में 1 साल है वो पूरा का पूरा गैप लोप कर दिया है और बाकी चीज़ें इसने दे दी हैं और क्वेश्चन को सोल्व करवा रहा है। तो मतलब जैसे आपने जो चीज़ सीखी है उसी हिसाब से चले तो क्वेश्चन फटाफट में क्या हो जाएगा, सोल्व। देखिए एक तो है 2016, एक है 2017, एक है 2018 और एक है 2019। ठीक है, ये है 2016, 25% की फ्रैक्शन 1/4, 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 2016 के स्टार्ट में 4 थी, फिर वृद्धि हो गई। देखो ये क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है तो 5 हो गई। अब 17 में स्टार्ट में 5 थी तो कितनी हो गई, 6 हो गई। अब 18 की बात आती है तो 18 में तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन कमी हुई है। क्या हुई है, कमी। या तो 100 और वो कमी करके वैसे निकाल लो, क्योंकि ये 100 मानोगे तो ये 100 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। x% की कमी जो भी कमी आई है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, डायरेक्ट ही ले रहा हूं, ये x ले रहा हूं और ये y ले रहा हूं। भाई यहाँ x थी और उसका y हो गई, यानी कमी आ गई इतनी। ठीक है, अब देखिए 2019 में 33 से ही 1/3%, इसकी फ्रैक्शन 1/3, तो ये कितने 3 और ये कितने 4, यानी वृद्धि हो गई। ठीक है, अब जो हम कैलकुलेशन करके यहाँ मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर निकालते हैं यहां पर निकालते हैं, याद है आपको, पूरा कैलकुलेट करके यहां पर कोई उत्तर आता है, यहां पर भी कोई उत्तर आता है। जो उत्तर आपको क्वेश्चन में दे रखा है, कैसे दे रखा है कि यहाँ ये क्या होता है प्रारंभ, ये क्या होता है अंत। तो प्रारंभ में जनसंख्या 1.5 लाख थी, देखिए ये रही 1.5 लाख, और अंत में 1.8, 1 पॉइंट कितना 8, काट लो पॉइंट से, पॉइंट इग्नोर हो गया, ये 3 से कटेंगे तो ये 5 और ये कितना 6। इसका मतलब है जो कैलकुलेशन करके हम यहां पर इनडायरेक्ट वैल्यू लेते हैं वो मिल गई है 5 अनुपात कितनी 6, 5 अनुपात कितनी 6। अब ऊपर वाला कैलकुलेशन है वो सोल्व कर दो। देखो 5 से तो 5 कैंसिल हो जाएंगे, 4 से 4 कट जाएंगे, इससे ये कट जाएगा 2। अब यहां क्या बचा आप देख सकते हैं, x बचा, ठीक है ना, तो x बचा, यहां पर क्या बचा 2y बचा। अब चाहे इसको देखो रेशियो में लिख लो और चाहे बटे में लिख दो, तो x/2y बराबर है, जो उत्तर आया इसका कितना आया 5 आया और इसका कितना आया 6 आया। बस क्वेश्चन सोल्व। ये और काट लो, कितने हो गए 3, तो उत्तर आ गया 3x, ये कितना आया 5y। तो x अनुपात y 5/3, यानी 2018 में ये आ गया आपके पास में आंसर 5/3। पहले 5 थी, इससे 3 हो गई, यानी कितनी कमी आ गई 2 की कितने पर 5 पर, इंटू कितना 100। आपका उत्तर आ चुका है कितना 40%, कितना 40%। बस इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या करना सोल्व। बस थोड़ी सी क्वेश्चन की समझ बढ़ाएं, जो चीजें आपको पढ़ा दी गई हैं उन पर यदि देखो प्रैक्टिस करोगे और खुद अपना दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन सोल्व। बाकी ऐसे जैसे किसी ने कुछ बता दिया या मैंने बता के छोड़ दिया वहीं पढ़ा है तो देखो कुछ आना जाना है नहीं। बस हाँ खुद माथापच्ची करेंगे, क्वेश्चनों में थोड़ा दिमाग खुद का लगाएंगे, क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 अपना क्या है, एक व्यक्ति के वेतन में 26 से 2/3% की वृद्धि हुई, लेकिन अगले वर्ष 1300 रुपए की कमी की गई। इसके बाद 12.5% की वृद्धि की गई, तो व्यक्ति का प्रारंभिक वेतन कितना है यदि तीसरे वर्ष के अंत में 30,600 रुपए हो, 30,600 रुपए हो। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इन चीजों से जो चीजें हमें पढ़ी हैं उनको कैसे कैसे और ट्विस्ट करके एग्जामिनर पूछता है, वो चीजें आज आपके सामने आ रही हैं। और चीज तो वही है, पर वो चीज आप जो सिद्धांत आपने पढ़ लिए हैं उन सिद्धांतों पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो थोड़ा सा आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए मैं स्टार्ट की बात करूं तो ये 26 से ही 2/3% है, और 26 से ही 2/3% 4/15 हो गया क्या, 4/15 कैसे 26 को लिख सकते हैं आप 20% प्लस क्या लिख सकते हैं 6 सही 2/3%। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन 1/5 हो गई, इसकी फ्रैक्शन 1/15 हो गई। ठीक है ना, तो 3 और 1 4 सही है। आप इस प्रकार से इसको तोड़ना मैंने बताया हुआ है। ये 4 कितना बन गया 15, और इसकी आप फ्रैक्शन जानती हैं 1 8। देखिए मैं अलग अलग से ले रहा हूं, ये मैं ले रहा हूं, देखो पहले क्या हुआ 26 से 2/3%, यानी 15 थी इसकी इनकम और कितनी हो गई 19, यानी वृद्धि हो गई, क्या हो गई ग्रोथ। फिर अगले साल रियल में 1300 रुपए कम हो गई। देखिए क्वेश्चन में क्या कैसे चला, 1300 रुपए कम हो गई,
और फिर अगला जो फिर साल आया तो उसमें 12 से ही 1/2% की वापस वृद्धि हो गई, 8 से कितना हो गया, 9 हो गया। ऐसा क्वेश्चन आपके पास में रहा। यानी हम जैसे ये लिखते हैं पहले 15:19, फिर यहाँ 1300 की रियल में कमी, फिर ये 8 अनुपात कितना, 9, ऐसे रहा है। ठीक है। अब कहता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हुआ, प्रारंभिक वेतन बताओ तीसरे वर्ष के अंत में। तीसरा वर्ष ये है, इसके अंत में तीसरा साल है, उसकी शुरुआत ये है, अंत ये है। ठीक है ना। जो स्टार्ट साल हुआ, स्टार्ट यहाँ से हुआ, उसका अंत ये हुआ, ये अंत हुआ है, वही दूसरे साल की शुरुआत है। दूसरे साल की क्या है, शुरुआत है। ये थोड़ा सा आप क्वेश्चन में समझेंगे तो आप आराम से कर जाएंगे। यहां देख लीजिए, ये 9 है, इसकी वैल्यू आपको दी है 30,000, यानी इधर से स्टार्ट होगा क्वेश्चन 600 बटे में कितने, 9, कितने 9, काट लो, कट जाएगी संख्या, 9 × 27, बच कितने गए 3, 9 चौके 36, यानी 3400, कितने 3400। अब ये 3400 है तो यहाँ निकाल सकते हैं, 8 की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अनुपात आपस में कनेक्ट हैं। तो इनटू क्या कर दो 8, इससे 8 से और गुणा कर दो, ये रियल वैल्यू, ये इसकी इनडायरेक्ट वैल्यू, 8 निकाल रहे हैं। तो ये देखो 0 0, 8 चौके 32, 8 ये 24 और 2 कितने हो गए 27, 27,200। यानी ये तीसरा साल था, उसके स्टार्ट में इसकी सैलरी थी 27,200, 27,200, इसके अंत में हो गई 30,000 कितना 600, 30,600। तो देखिए ये तो साल के स्टार्ट में थी, तो इसका मतलब जो दूसरा साल हुआ उसके अंत में इतनी सैलरी थी। दूसरा साल, जब ये पहला साल है, पहले साल की शुरुआत यहाँ खत्म हो गया, यहाँ खत्म हो गया दूसरा साल, पहला साल। तो इसका मतलब यहां से जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है कौन सा साल, दूसरा साल यहां से स्टार्ट होता है और यहां पर जाकर के क्या होता है, खत्म होता है। तो तीसरे साल की शुरुआत कह सकते हैं या दूसरे साल का अंत कह सकते हैं। दूसरे साल के अंत में इतनी थी, कितने अंत। तो इसका मतलब पहले साल के अंत में कितनी सैलरी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 1300 रुपये कम हुए तब ये 27,200 हुए। तो इसका मतलब ये 27,200 हैं, इसमें मैं 1300 क्या कर दूं, ऐड कर दूं। तो ये 0 0 5 8 और 2 28,500, 28,500। यानी दूसरे साल की शुरुआत में 28,500, या कह सकते हैं पहले साल के अंत में। तो फिर इसकी वैल्यू कितनी, 19, ये शुरुआत आ गई, इनटू कितने 15। देखो क्वेश्चन पीछे से चल के आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काट दें। 19 से कम 19, बच कितने गए 10, उतारेंगे 10, क्या बच गए 9 बच गए, क्या 9 बच गए, हाँ 9 बच गए, उतारेंगे कितने 5 19 5 95, यानी 0। 15 को 15 से गुणा करेंगे 225, यानी कितना 22,500। इसकी सैलरी थी, वो कितनी थी शुरुआत में 22,000 कितनी थी 500। थोड़ा क्वेश्चन अलग से है, लेकिन थोड़ी समझ है आप में तो सब चीजें वही हैं जो आपने ये पढ़ी हैं। बस इसकी वैल्यू आपको 30,000 कितना 600 दे रखा था, मैंने इससे इसकी वैल्यू निकाल ली, यहाँ निकाल ली, तो फिर ये इसमें ऐड करके मैं यहाँ पहुंच गया, यहाँ से मैं यहाँ आ गया। लेकिन यदि आपने पहले क्वेश्चन पढ़े हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में नहीं फंसेंगे। दूसरी बात ये है भैया, माथापच्ची का खेल है ये पूरा का पूरा है। यदि आप अपने एक बात मैं हमेशा कहता रहता हूँ स्टूडेंट को, एक होता है देखो पढ़ना होता है, वो है शॉर्टकट, और एक है कॉन्सेप्ट। एक शॉर्टकट बेस्ट पढ़ते हैं स्टूडेंट, एक पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट के हिसाब से। शॉर्टकट है ना, शॉर्टकट क्या होती है, ट्रिक किसी एक क्वेश्चन में लगती है, उसके बाद में दूसरे क्वेश्चन में फेल है, ठीक है ना। और कॉन्सेप्ट होते हैं, तो यदि आपने कोई भी एक कॉन्सेप्ट सीखा है, ये कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था, सक्सेसिव चेंज का बताया था। तो सक्सेसिव चेंज के जो कॉन्सेप्ट हैं वो, उससे आप सैकड़ों सवाल कर सकते हैं, बहुत सारे सवाल कर सकते हैं, बहुत सारे। लेकिन ट्रिक से एक ही क्वेश्चन होगा, याद रख लीजिए। तो इसलिए ट्रिक पर ध्यान न दे, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दे। कॉन्सेप्ट क्या था, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, उस चीज को यदि आपने पकड़ लिया कभी दिक्कत नहीं आएगी। इन फ्यूचर आराम से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और बात करूं मैं ट्रिक की, तो ट्रिक से क्वेश्चन करवाने वाले या करवाए हुए क्वेश्चन या करवाने वाले, मैं कह सकता हूं यूट्यूब भरा पड़ा है, ट्रिक पर है, क्योंकि स्टूडेंट उसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं। एक क्वेश्चन में तो आनंद ले लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो एग्जाम में बैठते हैं तो चक्री काट जाते हैं। यानी जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट सही है, बस क्वेश्चन उसी है। और कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे तो टाइम लगेगा,
ट्रिक से टाइम नहीं लगता है, बताया ट्रिक तो एक क्वेश्चन में लगेगी, उसके बाद में फेल है। ठीक है, चलिए मैं बात करूं, एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं। देखिए, किसी शहर की जनसंख्या पहले और दूसरे वर्ष क्रम से 28 से 4/7% और 36,000 रुपये बढ़ जाती है, लेकिन तीसरे वर्ष 12 से 1/2% घट जाती है। अब शहर की जनसंख्या प्रारंभिक जनसंख्या का 3 गुना हो चुकी है। प्रथम वर्ष के दौरान जनसंख्या के मूल वृद्धि ज्ञात करो, मूल वृद्धि ज्ञात करो। और अच्छा क्वेश्चन पूछा, दिमाग लगाएंगे तो। और ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के भी लिया है, वो क्यों लिया है वो थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ थोड़ा सा देख लेंगे तो पता चल जाएगा। देखो, किसी शहर की जनसंख्या ये 28 से 4/7%, फ्रैक्शन आप जानते हैं 2/7, 14 दूनी 28, 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखो, ये बात करूं मैं पहले साल की, यहां पहले साल की बात करूं तो कितनी थी, 7 थी, और 7 से बढ़कर कितनी हो गई, 9। कितनी, 9। चलिए आगे क्या है, अगले साल 36,000 बढ़ गई, अगले साल 36,000 बढ़ गई। चलिए फिर अगले साल क्या हुआ, 12.5% घट गई, यानी 8 से 7 हो गई, 8 से 7 हो गई। ये सिचुएशन लिखी, अभी जैसे हमने क्वेश्चन में देखा वो की वो कहानी सेम आ गई। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए, अब शहर की जनसंख्या प्रारंभिक जनसंख्या का 3 गुना है। अब शहर की जनसंख्या प्रारंभिक जनसंख्या का 3 गुना है। प्रारंभिक जनसंख्या ये थी स्टार्ट में, और अब ये है, अब ये है, इसका 3 गुना है। कितने गुना है, 3 गुना। तो इसको कितने से गुणा करोगे, 3 से। अब शहर की जनसंख्या प्रारंभिक जनसंख्या का 3 गुना है। अब इसको 3 से गुणा करोगे तो आप जानते हैं कि रेशियो का नियम है, यदि इसको 3 से गुणा करेंगे तो इसको भी 3 से गुणा करेंगे, तो ये आएगा 24 अनुपात कितना, 21, 24 अनुपात 21। इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। हाँ, ये नहीं कर दें कि इसको गुणा करके छोड़ दें फिर क्वेश्चन, नहीं, ऐसा करते ही तो फिर आपने रेशियो जो आप पीछे पढ़ के वो सब चीजें फेल हो गई। इस अकेले को गुणा नहीं कर सकते, पूरे को गुणा करना होगा। तो ये फिर कितने, 24 और ये कितना, 21। ठीक है, अब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये जो डिफरेंस दिया है वो किस में दिया है, इस साल का पहली साल का अंत कह सकते हैं, या दूसरी साल की शुरुआत, और दूसरी साल की शुरुआत कितनी, 9, और दूसरी साल का अंत कितना, 24। इसमें डिफरेंस है, और इसमें डिफरेंस कितने का है, 15 का है। जो 36,000 की वैल्यू कितनी हो गई, 15। कितनी, 15। तो आपसे पूछा क्या है, देखिए कि प्रथम वर्ष के दौरान 7 से 9 हुई, यानी डिफरेंस कितने का आया था, 2 का। तो इनटू में कितने कर दो, 2। काट लो साहब, कट जाएंगे, काटोगे तो 15 दूनी कितने हो गए, 30, 15 चौके 60, यानी 0 और 0, फिर गुणा कर दो, कितने आ गया बताओ, 4800। कितना, 4800 बड़ी। अब कुछ क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में ये आता होगा कि पीछे वाला जो क्वेश्चन भी हमने किया था, ये कितना था, 15, ये कितना था, 19, ये 1300 कमी आई थी, यहाँ था शायद 8, और यहाँ कितना था, 9, ऐसे था कुछ क्वेश्चन। तो फिर ये 19 और ये 8, ये 19 और 8, इसका डिफरेंस यदि 1300 लूं और इसकी वैल्यू 11 रखूं तो फिर उत्तर क्यों नहीं आ रहा है, कभी नहीं आएगा। इसमें यदि आपने डिफरेंस नहीं किया है तो आप क्वेश्चन समझ ही नहीं पाए। इसमें अंतर हो गया, क्वेश्चन में इसमें और इसमें अंतर हो गया। इसमें कैसे, ये रेशियो इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ये बीच में टूट गया है। ये रेशियो इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ये इसके साथ मर्ज नहीं है, ये जुड़ा हुआ नहीं है, तो क्वेश्चन गलत है। लेकिन ये जुड़ चुका है, क्योंकि इसका ये 3 गुना है। क्या है, 3 गुना। इसका मतलब ये दोनों रेशियो आपस में क्या हो गए, मर्ज हो गए। ठीक है ना, तो ये दोनों आपस में जुड़ गए, तो जुड़ते ही ये क्वेश्चन पूरा का पूरा कनेक्ट हो चुका है। तो फिर ये दोनों जुड़ गए, तो फिर इसमें और इसमें डिफरेंस आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये आपस में कनेक्ट हो चुका है। देखिए, जो ये बात बता रहा था मैं आपको, बीच में लाइट चली गई थी। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। इसमें ये रेशियो इस रेशियो से कनेक्ट नहीं है, ये इसमें मर्ज नहीं है, लेकिन ये रेशियो इसके साथ मर्ज हो चुका है। इसका मतलब ये दोनों आपस में कनेक्ट हैं। तो हम इन दोनों में डिफरेंस चेक कर सकते हैं,
ठीक है, इन दोनों की वैल्यू आपस में क्या हो चुकी है, कनेक्ट हो चुकी है। इस वजह से इस क्वेश्चन को ऐसे किया गया है। यदि इस क्वेश्चन में ये लाइन नहीं लिखी हुई होती, ये 3 गुना है ये लाइन, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते थे, फिर इसको ऐसे नहीं लिख सकते थे। इसलिए मैंने ये दोनों क्वेश्चन इस प्रकार के लिए, ताकि इन फ्यूचर आपको जब भी जरूरत पड़ जाए ऐसे क्वेश्चन में, तो आपका सिद्धांत यदि क्लियर हो तो आपको पता हो कि इसको जो ऐसे लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते। क्यों? कुछ बच्चे तो यही सोचते हैं कि ये होता है तो फिर ये भी हो सकता था और ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, कभी सोल्व नहीं होगा। हाँ, ये चीज अलग हो गई, यदि आपकी समझ बड़ी है तो ये रेशियो इस रेशियो में मर्ज कर दिया गया, क्योंकि ये 7 था तो ये 7 था, 7 कहते 21 हो चुके हैं। किस लाइन से? इस लाइन की वजह से ये मर्ज हुआ है, ये इसमें कोई मर्ज है नहीं है, ये ध्यान रखना है। ओके, मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति का वेतन है वो 30,000 है, ठीक है। अब कहता क्या है, यह पहले वर्ष में 2K% बढ़ जाता है, 2K% क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और अगले वर्ष में क्रमिक रूप से K% क्या होता है, बढ़ जाता है, तथा उसका वेतन 39,600 रुपये हो जाता है। यानी पहले वर्ष 2K% बढ़ता है, अगले वर्ष K% बढ़ता है और क्रमिक रूप से बढ़ता है, यानी सक्सेसिव बढ़ रहा है, तो 39,600 रुपये हो जाता है। यदि व्यक्ति का वेतन पहले वर्ष 2K% घटता और अगले वर्ष क्रमिक रूप से K% कम होता तो उसका वेतन कितना होता, वही चीज है। इसलिए इस क्वेश्चन में आपकी तलाश किसकी रहेगी, K की रहेगी। K की वैल्यू कैसे आए, जैसे हमने उसके एक क्वेश्चन किया था उसमें X की वैल्यू निकाल ली, वो थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए मैं बात करूं कि 30,000 से 39,600 हो गया, तो यानी 9,600 बढ़ गए, कितने से बढ़े, 30,000 से, इंटू कितना, 100, 30,000 से बढ़े ना, 30,000 से, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये इसे कैंसिल, यानी कितना बढ़ गया बताओ, 32% बढ़ गया। कितना, 3,000 से 39,600 हो गए, टोटल 32% की ग्रोथ हो गई। यानी पहले यदि 2K% बढ़ा, फिर K% की वृद्धि हुई, कुल मिलाकर अपने पास में कितना हुआ, 32% हो गया। कितना, 32%। अब एक चीज तो यहां से ये है कि आप समीकरण बना लो, क्या बना लो, समीकरण बना के सोल्व करो। और यदि समीकरण नहीं बनाते हो तो डायरेक्ट यदि आप सोचते हो तो थोड़ी सी भी आपकी AB फॉर्मूले पे पकड़ है तो आप क्वेश्चन सोल्व कर जाएंगे। थोड़ा लॉजिक लगाएं। देखिए पहले यदि 10% बढ़े, फिर 10% बढ़े, तो आप जानते नहीं है कि कुल वृद्धि कितनी हो गई, 21 की हो गई, क्योंकि 10 ऐसे करते हैं, 10 फिर प्लस क्या, 10 × 10 बटे क्या करते हैं 100। आपको आइडिया लगाना चाहिए कि 21 बढ़ गया, कितना, 21। अब यदि मैं ऐसे सोचूं, पहले 20 बढ़ा, फिर 20 बढ़ा, ठीक है ना, और तो फिर ये टोटल कितना बढ़ गया, पहले 20 फिर 20, तो मेरे को दिख रहा है 44% बढ़ गया। कितना, 44, तो 44 तो ज्यादा चला गया। अब ये मैं आइडिया लगाऊं और साथ साथ में ये भी ध्यान दो, देखो ये किए तो ये इसका डबल है, तो मान लो ये 20 बढ़ा, फिर 10 बढ़ा, कितना, 10 बढ़ा, तो आपको दिख नहीं रहा है कि 32 बढ़ गया, फिर कितना बढ़ गया, 32, क्योंकि 20 × 10, उत्तर कितना, 100, यानी 32% की ग्रोथ हो गई। ये ग्रोथ ही तो बताता है परसेंट में। तो इसका मतलब यदि यहाँ 20% की ग्रोथ हो, यहाँ 10% की ग्रोथ हो, तो टोटल कितना आएगा, 32% बढ़ जाएगा। किससे बढ़ेगा, ये जोड़ के 32 नहीं बनेंगे, ये इस प्रकार से बनेंगे। देखो 30 + 10 प्लस क्या, 20 इंटू क्या, 10 बटे में कितने, 100, AB फॉर्मूले से कुल मिलाकर कितनी ग्रोथ आएगी, 32%। इसका मतलब आपको वैल्यू मिल चुकी है किसकी, K की। K का मान कितना है, 10, K का मान कितना है 10, क्योंकि ये 20 हो जाएंगे। बस क्वेश्चन सोल्व। या आप क्वाड्रेंट इक्वेशन बनाएं, और यदि ऐसी चीजों पर आपने पकड़ बना रखी है तो आप तुरंत सोल्व कर जाएंगे क्वेश्चन सोल्व आराम से। मान लो 30% करना है तो 30%, फिर 30%, यानी 69%। यदि देखो वो तो धीरे धीरे करके आप पकड़ बनाएंगे कि हाँ ऐसे दिमाग लगाएंगे, डायरेक्ट आपको इतना लिखा हुआ है तो आप तुरंत क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। लेकिन इस समय आपकी क्या होनी चाहिए, थोड़ी सी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तब बात बनती है, ऐसे नहीं। चलिए देखते हैं। अब ये 20% हो गया है, तो अब क्वेश्चन आपका सोल्व है। पहले K% की कमी, फिर K% की कमी, तो आप देखेंगे नहीं कितनी कमी हो गई है, यानी पहले 20 की कमी, फिर 10 की कमी, ये प्लस हो जाएगा, फिर 20 × 10 इंटू कितना, बटे में कितना, 100, यानी टोटल 28% की कमी हो गई। ये 30 में से 2 गए, 28% की कमी आ गई, यानी वेतन 28% कम हो गया।
ठीक है ना। और पहले वेतन कितना था, 30,000 था, कितना था 30,000, इसकी वैल्यू कितनी 100, कितनी 100। अब वेतन कितना हो गया, क्योंकि मूल वेतन तो ये लेके चलेंगे चलेंगे, ये कहता है कि यदि वर्दी होती इसकी जगह ये कमी होती और ये कमी होती तो ये 39,600 नहीं होकर के कुछ और वेतन होता। तो पहले 30,000, इसकी वैल्यू कितनी 100, कितनी 100, और 28% की कमी हो गई तो बचा कितना वेतन, 72, कितना 72। क्वेश्चन सोल्व, ये 2 जीरो से कैंसिल, ये क्या है बताओ 0, ये भी क्या आ गया 0, ठीक है ना। ये कितने 6, ये कितने 21, यानी 21,600, 21,600। इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। यदि आपके ये दिमाग में नहीं आता है, देखो कुछ ये भी कहेंगे किस तरह से कैसे पता चले 10% का, देखो ये प्रैक्टिस करने से, और जो बच्चे मेहनती होते हैं वो चीजें इन चीजों से निकाल लेते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, आप यदि ऐसा नहीं करते हैं तो देखिए ऐसे आएगा 2k%, ठीक है, प्लस क्या आएगा k, प्लस क्या आएगा 2k इंटू क्या आ जाएगा k, बटे में कितने 100, बराबर कितने 32। यहां से आप क्वाड्रेंट इक्वेशन बना लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। ये लिखोगे तो ये कितने हो गए 3k, यानी गुणाई कर देता हूं मैं डायरेक्ट 100 से, तो ये हो गए कितने 2 और 1 3, यानी 300k, प्लस ये 2k² बराबर कितने 3200। ये समीकरण बनी 2k² प्लस कितने 300k माइनस कितने 3200, ये 0। यहां से क्वाड्रेंट इक्वेशन बन चुकी है। अब यहां से आगे आप सोल्व कर सकते हैं, इस प्रकार से बना सकते हैं। बट यदि आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि 32% कैसे बनेंगे, 69% कैसे बनेंगे, 21% कैसे बनेंगे, ये यदि आपकी 44% कैसे बनते हैं, ये यदि आपने पकड़ बना रखी है, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर करके, ऐसे नहीं होता है कि जो बता दिया है वो वही क्वेश्चन में मिलेगा, नहीं, पहले से भी तैयार रखने होते हैं हथियार, वो फटाफट में क्वेश्चन में लगा दें। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, एक विद्यालय में 4800 विद्यार्थी हैं, पिछले दिन 9% लड़कों को छोड़कर सारे विद्यार्थी उपस्थित थे, ठीक है। आज 7% लड़कियों को छोड़कर सारे विद्यार्थी उपस्थित हैं, लेकिन दोनों दिन विद्यार्थियों की संख्या समान थी। तो विद्यालय में लड़कों की संख्या पता कीजिए, तो विद्यालय में लड़कों की संख्या का पता कीजिए। देखिए क्वेश्चन में जो मेन बात लिखी गई वो ये लिखी, दोनों दिन विद्यार्थियों की संख्या समान थी, दोनों दिन विद्यार्थियों की संख्या क्या चल रही थी, समान थी। बस क्वेश्चन सोल्व, यहां से आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। देखिए कैसे, मैं बात करूं पहले दिन की, 2 बॉयज थे, पिछले दिन की बात करूं तो उस दिन जो बॉयज थे वो कितने थे, 9% अनुपस्थित थे 9%। तो विद्यालय में कितने विद्यार्थी उपस्थित थे, तो आप समझ गए कितने थे, दोनों ही दिन 9% अनुपस्थित थे, तो उपस्थित कितने थे, 91 थे, कितने थे 91%। या आप कह सकते हैं कि जो ये अनुपस्थित 9% लड़के हुए हैं, ये इसकी संख्या और जो 7% लड़कियों की संख्या, यानी पहले दिन 9% लड़के अनुपस्थित हो गए, तो जो संख्या बची थी, ठीक है ना, जो भी मान लो पहले दिन 9% अनुपस्थित हो गए और विद्यालय में जो संख्या बची थी वो 54 बची लास्ट में, यानी उस दिन सभी लड़कियां उपस्थित थी। अगले दिन 7% लड़कियां अनुपस्थित हो गई, कितने परसेंट, 7% लड़कियां अनुपस्थित हो गई, लेकिन विद्यालय में जो संख्या थी वो सेम ही रह गई, यानी 54 थी तो 54 की 54 वापस रह गई। मेरा कहने का मतलब ये है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लड़कियों का 7% और लड़कों का 9% आपस में क्या है, बराबर है, बराबर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आज 9% लड़के रह गए घर पे, तो संख्या जितनी है उतनी ही है कि आज यदि 7% लड़कियां घर पे रह जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन सेम हो गया। तो इसका मतलब बॉयज का 9% बराबर चल रहा है, बॉयज का 9% बराबर चल रहा है गर्ल्स के कितने परसेंट के, 7% के, कितने के 7% के। क्वेश्चन सोल्व, ये परसेंट से परसेंट कैंसिल, तो ये बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आ गया 7:9। बॉयज 7 हैं, यहां पर बॉयज 7 हैं तो गर्ल्स कितनी है, 9 है, कितनी 9। टोटल कितने 4800 हैं, कितने 4800, ये टोटल कितने हो गए 16। पूछा क्या गया है, लड़कों की संख्या इंटू में कितने 7, गुणा काट दो, ये कितने 3 यानी 0, यानी लड़कों की संख्या कितनी 2100, कितने 2100। बस क्वेश्चन सोल्व।
यदि थोड़ी सी यदि आपने इस लाइन पर आपने समझ बढ़ाई है तो यदि ऐसा नहीं करते हैं आप, यदि इस प्रकार की बात इसमें आप नहीं करते हैं तो आप क्या करेंगे बताओ। मैंने ये जो 4800 विद्यार्थी हैं, मैंने लड़के मान लिए कितने एक्स, इसका 9% है, इसका 9% अनुपस्थित थे। तो विद्यालय में कितने थे? 91% थे। कितने थे? 91% थे। अब प्लस गर्ल्स कितनी हो गई? 4800 माइनस कितने? एक्स, कितने? एक्स। यानी ये यदि आप जोड़ के भी क्वेश्चन करते हैं तो उस हिसाब से कर सकते हैं, या फिर इसका 9% है, इसका 9%, यानी लड़के हैं उनका 9% अपसेंट थे, वो बच क्या गई लड़की, उनको जोड़ दें भी। 9% अनुपस्थित थे, वो जितने भी थे वो शामिल हो जाएं, प्लस में जितने लड़के हैं वो जोड़ दें, तो इसके बराबरी तो आएगा। लड़कियों का कितना? 7% है। कितना? 7%, टोटल का 7% है, सॉरी। जो बॉयज हैं वो कितने मान लिए मैंने? एक्स मान लिए, एक्स और प्लस कितना? एक्स प्लस कितना? 4800 का, 4800 माइनस एक्स का, और कितना? 7/100। ये भी तो क्या आएंगे? सेम आएंगे। यहां से इक्वेशन बना के आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो? सोल्व कर सकते हो यदि आप चाहो तो। लेकिन मेरा तो ये आइडिया नहीं कहता है कि आप इस प्रकार से करो। क्यों? क्योंकि देखो ये 9% जो अपसेंट है वो प्लस में बच गई लड़कियां, वो क्यों? टोटल 4800, इसमें से एक्स लड़के निकल गए, निकाल दिए, तो बची हुई क्या है? लड़कियां हैं। तो ये अनुपस्थित हैं वो, प्लस है ये क्या करें? ऐड करें तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ 91 होगा क्या? सॉरी, हाँ ये अनुपस्थित, ये 91 होगा। कितना होगा? 91, क्योंकि बचे हुए ये बच गए लड़के इतने हैं, और ये इतनी लड़कियां बच गई, टोटल हो गए। और यहाँ क्या? एक्स हो जाएगा, ये 4800 का, ये कितना आ जाएगा? देखो इसे यदि इक्वेशन बनाते हो तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। ये एक्स है, एक्स का 91% लड़के स्कूल में बच गए, और टोटल कितने? 4800, ये लड़कियां हो गई। इनकी जो संख्या है वो लड़के कितने? एक्स हैं, टोटल कितने माने? एक्स हैं, और प्लस अगले दिन ये कितने? 4800 माइनस कितने? एक्स है, कितने? एक्स। इसके कितने? 7% अनुपस्थित हैं, तो उपस्थित कितने हुए? उपस्थित कितने हुए? इसका कितना आ जाएगा? 93 बटे कितना? 100। कितना? 100। ये आपस में बराबर हो जाएंगे, क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कोरोना के कारण सरकार के आदेशानुसार कुछ कर्मचारी घर पर ही रहे, जिसके कारण संगठन में कुल 10% पुरुष और 20% महिला कर्मचारी अनुपस्थित थे। लेकिन आज 12% महिला कर्मचारी और 34% कर्मचारी अनुपस्थित हैं, पुरुष कर्मचारी अनुपस्थित हैं। यदि आज महिला और पुरुष की कर्मचारी क्या हैं? बराबर हैं, तथा संगठन में कल उपस्थित कुल कर्मचारी 750 थे, तो संगठन में कुल कितने कर्मचारी थे? देखिए मेन जो लाइन है वो ये रह गई, आज महिला और पुरुष कर्मचारी बराबर हैं, आज के दिन, ठीक है ना। तो आज जो उपस्थित हुए कौन है? महिला कर्मचारी और पुरुष कर्मचारी, वो बराबर चल रहे हैं। तो आज अनुपस्थित कितने चल रहे हैं? देखिए आज अनुपस्थित 12% महिलाएं और 34% पुरुष कर्मचारी हैं, वो अनुपस्थित हैं। तो देखिए महिलाओं का जो है वो कितना परसेंट उपस्थित है? 88% उपस्थित है, ठीक है। और बराबर जो पुरुष हैं, ठीक है, मैं ये ठीक है, ये मैं मेल ले रहा हूं, यानी पुरुष, और पुरुष का कितना 64% क्या है? सॉरी 34% क्या है? अनुपस्थित है। तो उपस्थित कितने? 66%। कितने? 66%। फीमेल जो महिलाएं हैं उनका 12% कर्मचारी क्या हैं? अनुपस्थित हैं। तो उपस्थित कितने? 88%। कितने? 88%। बस रेशियो बना लीजिए, ये परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 11 से काटेंगे तो ये 8 हो जाएंगे, ये 6 हो जाएंगे, फिर काटेंगे 2 से तो ये 4 हो जाएंगे और ये 3 हो जाएंगे। तो इसका मतलब है महिला पुरुष और महिला का जो रेशियो मिला वो मिला आपको क्या? 4:3। 4:3, यानी जो यहाँ महिलाएं हैं वो कितनी हैं? 3 है, पुरुष हैं वो कितने? 4 हैं। तो इनका जो रेशियो मिला वो 4:3 में मिल गया, 4:3 में। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि स्टार्टिंग में देखिए उपस्थित थे कुल 10% पुरुष और 20% महिला कर्मचारी अनुपस्थित थे। कब की बात कर रहा है? कब की बात कर रहा है? ये ध्यान देंगे,
कारण कुल इतने महिला कर्मचारी क्या थे, अनुपस्थित थे, अनुपस्थित। तो देखिए उपस्थित कितने थे, अनुपस्थित की मैं संख्या की बात करूं, यहाँ पुरुष की बात करूं और यहाँ क्या करूं, महिला की। तो पुरुष कितने 10% अनुपस्थित थे और ये कितने थे 20%, कितना 20%। तो उपस्थित कितने थे, पुरुष कितने थे 90%, यानी ये 10%, ये 20%, तो ये कितना 80%, कितना 80% उपस्थित थे। अब क्वेश्चन में जो बात कह रहा है वो देखिए, कह रहा है कि संगठन में कल उपस्थित कुल कर्मचारी 750 थे, उपस्थित कल, ये कल का जो रेशियो है वो दे रखा है, ये परसेंटेज। तो कल उपस्थित पुरुष कितने थे 90% और महिला कितनी थी 80%। तो इसका निकाल लीजिए। मैं ये मेल और ये फीमेल, ये इसको मैं कर लेता हूँ 400 और इनको कर देता हूँ मैं कितने 300, 100 से गुणा कर लिया। मान लिया कि पुरुष हैं वो कितने 400 हैं, महिलाएं वो 300 हैं। यहाँ उपस्थित थे इसका 90%, 90% यानी 360, ठीक है। इसका था 80%, 80% यानी 240, 240। यहाँ टोटल कल कितने उपस्थित थे, कितने कुल कर्मचारी कितने थे 750 रियल में, इनडायरेक्ट में कितने हो गए 3 2 5 और कितने 6 600, कितने 600। और पूछ क्या रहा है, संगठन में कुल कितने कर्मचारी थे, संगठन में कितने कर्मचारी मान लिए मैंने 400 पुरुष 300 महिलाएं, टोटल कितने हैं 700, कितने 700। ये इससे क्या कर दो कैंसिल, ये कट जाएगा। यदि मैं काटूं कितने से 3 से तो ये हो जाएंगे 2 और इसको 3 से काटूंगा तो कितने हो जाएंगे 250, फिर इससे काटूंगा तो कितने हो गए 125, 125, 125, 125 साथे कितने होते हैं 875, 875, ये 875। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ जो मेन बात थी ये कि आज महिला कर्मचारी और पुरुष कर्मचारी बराबर हैं, तो वो मैंने आज के लिए ये मान लिया। तो आज उपस्थित बराबर हैं, अनुपस्थित नहीं, उपस्थित बराबर हैं। तो 12% महिलाएं जो अनुपस्थित थी, क्या थी अनुपस्थित, तो यानी उपस्थित कितनी थी 88%, ये 34% अनुपस्थित थे, तो उपस्थित कितने थे 66%, कितना 66%। यहां से रेशियो बना लिया मैंने, जो रेशियो आ गया 4:3। ये संख्या का रेशियो आ गया कि कुल जो पुरुष हैं वो कितने हैं 4 और महिलाएं कितनी हैं 3, कितने 3, 4:3 में आ गया। अब 4:3 में आ गया तो इसको मैंने चेंज करके गुणा करके ये 400 बना लिए, 300 यानी टोटल कितने कर दिए 700। आप 10 से गुणा कर सकते थे, ये 40 हो जाएंगे 30 हो जाएंगे, कोई फर्क है नहीं पड़ेगा। अब बात आती है इधर देखिए कि 10% कल की बात हो रही है, कल 10% पुरुष एब्सेंट थे और महिलाएं 20% थी, महिलाएं 20% थे। तो पुरुष कितने उपस्थित थे 90%, महिलाएं कितनी थी 80%। तो इसका 90% निकाला 360, इसका 80% निकाला 240। कल उपस्थित टोटल कितने हो गए 600, जो रियल में कितने थे 750, इसकी वैल्यू हो गई 600 इंटू में 700। क्वेश्चन क्या सोल्व। ओके, आगे बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ए की आय बी की आय का 44 से ही 4/9% है तथा ए की आय बी की बचत से 400% अधिक है और ए की बचत बी की आय का 16 से ही 2/3% है। यदि ए और बी की बचत का अंतर 210 रुपये हो तो फिर कह रहा है कि ए और बी की आय का पता कीजिए, ए और बी की आय का पता कीजिए। देखिए क्वेश्चन, एक तो ए है, एक कौन है बी। यहां मैं बात करूं किसकी, इनकम की, किनकी, इनकम की। तो ए की आय बी की आय का, ए की आय बी की आय का, इसे आप फ्रैक्शन में लिखते हैं तो आप जानते हैं 4/9 हो जाएंगे, 4/9। ए की आय कितनी 4, तो बी की आय कितनी 9, कितनी 9। अब कहता है ए की आय बी की बचत से 400% क्या है, अधिक है, 400% अधिक है। 400% जानते हैं ना, 400% की फ्रैक्शन बन गई 4/1, 4/1। तो कहता है कि ए की आय बी की बचत से 4/400% अधिक है। तो यानी ये ए की जो आय है वो तो कितनी है 4, ये क्या है 4, इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितने है 1, 400% अधिक है। तो इसका मतलब इसकी आय है वो कितनी हो गई 5, यानी 1 जुड़ गया, 4 और 1 कितने हो गए 5 हो गए, ठीक है। और इसकी बचत है वो कितनी हो गई 1। अब यहां से क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। देखिए आगे और कह रहा है क्वेश्चन में, ए की बचत बी की आय का 16 से 2/3% क्या है, 16 से 2/3% है। किसकी,
ए की बचत बी की आय का इसका और 16 से 2/3%, यानी इसकी फ्रैक्शन आएगी 1/6। जो इसका निकालेंगे तो दिक्कत आएगी, तो मैंने इसको गुणा कर लिया। देखो ये कितने हो गए 900, ये कितने हो गए 400, 100 से गुणा कर दिया। अब मैं यहाँ बात करूं किसकी, सेविंग की, बचत की बात करूं तो इसकी जो बचत है ये 900 का 1/6 है, तो 15 छक्के 90, यानी कितना 150। तो इसकी बचत कितनी हो गई 150, कितनी हो गई 150। बस क्वेश्चन आप जैसे जैसे सोल्व करेंगे आपके समझ में आते जाएंगे। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए, ए की आय बी की बचत से 400% अधिक है। तो यानी ए की आय यहाँ कितनी हुई 5 और बी की बचत कितनी हुई 1। तो ए की आय यहाँ है कितनी 400, कितनी है 400, इसकी इनडायरेक्ट वैल्यू कितनी है 5, तो बी की बचत कितनी हुई 1। ये देखो बचत कितनी 1, कितनी 1 ये, तो फिर ये काट दें तो ये कितने आ गए 80, कितना 80। बस क्वेश्चन सोल्व। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि ए और बी की बचत का अंतर, ये ए और बी की बचत का अंतर कितना हुआ 70, रियल में कितना 210। तो 210 की वैल्यू कितनी है 70। पूछा क्या गया है कि आपको ए और बी की आय पूछी गई है, तो ए की आय निकाल लेंगे यहाँ से। ए की आय कितनी है बताओ 400, ये 400 मान रखिए, ठीक है ना। तो ये कैंसिल, ये कितने 3, यानी कितनी हुई 1200। इसी प्रकार बी की आय ये कितने 210, ये 70, ये कितना मान रखा है आपने 900, ये कैंसिल, ये कितने 3, यानी ये कितना आ गया 2700, कितना 2700। बस क्वेश्चन सोल्व। आपका उत्तर इस प्रकार से निकलेगा। बस ये लैंग्वेज आपको पकड़नी है कि ए की आय बी की बचत से, मेन तो यही है ज्यादा, तो ए की आय बी की बचत से 400% अधिक है। तो 400% की फ्रैक्शन आप जानते हैं, जैसे 300% की फ्रैक्शन जानते हैं 3/1 होती है, तो 400% की कितनी 4/1 होती है। अधिक है ए की आय बी की बचत से, बचत कितनी है 1 है, उससे ये 4 ज्यादा है, तो इसकी मतलब ये कितना हुआ 5, तो ये कितना हुआ 1। बस क्वेश्चन सॉल्व, ये लैंग्वेज ही पकड़नी है। ओके हाँ, देखिए एक विद्यार्थी 5 विषयों में 10:9:8:7:6 के अनुपात में 60% अंक पाता है। यदि उत्तीर्ण अंक 60% है तथा प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक भी समान है, ठीक है, तो वह कितने विषय में अनुत्तीर्ण हुआ। यदि प्रत्येक विषय में अलग अलग से पास होना क्या है अनिवार्य है। ठीक है, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है, इसमें कह रहा है कि 60 अंक पाता है कुल मिलाकर। तो हम देखो जितने भी हमारे परसेंटेज बनते हैं वो अपने टोटल सब्जेक्ट का क्या होता है, औसत होता है, एवरेज होता है। हम टोटल नंबर जोड़ देंगे, जोड़ के उसमें क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे, इनटू में 100 कर देंगे, अपने पास में परसेंटेज आ जाते हैं। बस वही होता है, टोटल अपने पास में क्या आता है, एवरेज होता है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, देखो यदि उत्तीर्ण अंक 60% है, उत्तीर्ण अंक भी कितना है 60% है। जैसे देखो हमारे होता है, जैसे मान ले हमें राजस्थान बोर्ड से बात करें तो कितने, जैसे 36% में पास मानते हैं, कितने 36% में, 36% में कि 36 नंबर आ जाएंगे, वो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा 36 वाला। तो उस हिसाब से इसमें माना जा रहा है कि 60% में पास होगा, और कह रहा है अधिकतम अंक भी समान है। हाँ, यदि अधिकतम अंक समान नहीं होते तो भी हमारे क्वेश्चन करने में दिक्कत। जैसे अपने सब्जेक्ट में 100 होते हैं, तो इसमें भी क्या है, समान है। और प्रत्येक विषय में अलग से पास होना अनिवार्य है, यानी यदि एक में फेल हो गया तो वो फेल है, यानी 36 नंबर नहीं आएंगे तो फेल हो जाएगा। तो फिर वो अपने तो यहाँ जैसे कोई सप्लीमेंट्री आती है और है, उसी हिसाब से इसमें एक सब्जेक्ट में फेल होता है तो वो फेल होता है। तो कह रहा है कि कितने विद्यार्थी हैं जो फेल हो गए हैं। तो क्वेश्चन बहुत ईजी सा है, कुछ नहीं है। देखिए ये 10, ये 9, ये 8 और ये 7 और ये कितना 6, इनका एवरेज निकाल लो। क्या निकाल लो, एवरेज। एवरेज कितने सब्जेक्ट हो गए 5, तो एवरेज निकालोगे तो एवरेज कितना हुआ, जो 60% के बराबर है। क्योंकि इन टोटल का जो मान लो इसमें कितने नंबर आए, इसमें कितने आए, इसमें कितने आए, इसमें कितने आए, इतने, सबको जोड़ दिया और जोड़ के जो एवरेज निकाला है वो 60% के बराबर आ रहा है। तो ये एवरेज निकाल लो, ये कितने 19, ये कितने 27 और ये कितने 34, ये कितने 40। तो 40/5 बराबर कितना है 60%, यानी ये 8 बराबर कितना आया 60%, यानी 8 है वो 60% के बराबर है। इसका मतलब जो अनुपात में, क्योंकि अनुपात का रेशियो है ये जो रेशियो है, ये जो उनके अंक आए उनका है, और ये जो वैल्यू है वो इस अनुपात का ही तो है। ये जो एवरेज आया है इस रेशियो का है, किसका है, रेशियो का।
तो रेशियो में जिसके 8 नंबर आए वो 60% बना रहा है, तो इसका मतलब 60% में ही पास है, अनिवार्य 60% में ही। तो इसका मतलब 8 वाला पास है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पास हो गया, ये भी पास हो गया और ये भी पास हो गया, क्योंकि या तो 8 आएंगे या फिर 8 से ज्यादा नंबर आएंगे वो पास होगा। तो फिर 8 वाला पास है, 9 वाला भी पास है और 10 वाला भी पास है, ये दोनों फेल हैं। तो कितने विद्यार्थी फेल हैं, 2। कितने, 2। आप यहां से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। यदि आप निकालना चाहें तो आप निकाल भी सकते हैं भाई, निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, क्योंकि 60 की वैल्यू आपके पास में कितनी आ चुकी है, 8 आ चुकी है। क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। आपको पहले विद्यार्थी का कितना चाहिए, 10, ऐसे काट लेंगे, आपका जो उत्तर आएगा उत्तर आ जाएगा, काट लो। ये 4 हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, फिर ये 2 हो जाएंगे, ये 15 हो जाएंगे, ये फिर काट देंगे, कितने हो गए, 5 हो गए, 15 5 75, यानी 75। इसके 75 आए, कितने, 75%। तो 75% आए तो 60% से तो ज़्यादा ले गया ना, तो पास है, क्या है, पास। बस क्वेश्चन ये निकालो तो निकालो, नहीं वरना यहाँ से लॉजिक लगा सकते हो कि 8 ये 60 है, तो 8 की वैल्यू ही तो 60 है, तो 8 से ऊपर वाला सब पास है, तो ये भी पास, ये भी पास, ये भी पास, ये 2 फेल, ये 2 फेल, इस प्रकार से। ठीक है, देखो मैंने आज क्वेश्चन अलग अलग से ऐसे ही सब मिले जुले इधर उधर से मैंने क्वेश्चन, जो कुछ और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ लिखवा दिए हैं और करवा दिया आपको आज की क्लास में। और कल की क्लास है वो रहेगी सिर्फ और सिर्फ 2017 मेंस, 2017 एसएससी सीजीएल मेंस के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। एसएससी सीजीएल में मेंस में 2017 में जो पेपर सबसे हार्ड मानते हैं वही मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ, और आगे जब भी कोई टॉपिक करवाएंगे तो एसएससी सीजीएल मेंस 2017 के जो क्वेश्चन आएंगे वो तो मैं करवाऊंगा 100%। ठीक है, तो आगे जो क्योंकि आपको थोड़ा पता चले, जिसके लिए आप डरे हुए उसके लिए। चलो मैं अब आपको लास्ट में 2-3 क्वेश्चन और लिखवा देता हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। देखिए, तो आपके ये 2 क्वेश्चन हैं वो होमवर्क में हैं, ये दोनों क्वेश्चन आप सोल्व कर लेना। ठीक है, किसी कंपनी का कंपनी में कर्मचारियों की संख्या है वो X% की वृद्धि हुई, तो कार्य अवधि में भी X% की वृद्धि होती है, तो इसके कारण कंपनी में 56.25% बढ़ जाता है। इसके कारण कंपनी का उत्पादन, ये उत्पादन लिख लेना, उत्पादन, कंपनी का उत्पादन, इसके कारण कंपनी का उत्पादन 56.25% क्या होता है, बढ़ जाता है। तो कह रहा है कि कंपनी में कर्मचारियों की शुरुआत में संख्या कितनी थी यदि कुल 24 नए कर्मचारी कंपनी में शामिल हुए। एक क्वेश्चन तो ये। दूसरा ये, श्याम को नियमित काम के प्रति घंटे 57 रुपये और ओवर टाइम काम के प्रति घंटे कितने, 114 रुपये मिलते हैं। वह कुल मिलाकर 172 घंटे काम करता है और ओवर टाइम घंटों से उसकी आय, नियमित घंटों से उसकी आय का क्या है, 15% है। तो उसने कितने घंटों तक ओवर टाइम किया, ये सभी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे, जो क्वेश्चन जैसे करवाए हुए हैं उसी हिसाब से। चलिए, तो ठीक है, आप मेहनत करते रहिए और कल हम मिलते हैं 2017 एसएससी मेंस के साथ में। ओके, थैंक यू।